जब वो होश में आ जाए फिर देखते हैं क्या करना है। तरुण बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इस बार गलती इतनी बड़ी करी थी कि उसने, कहते हैं ऐसी बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और फिर नेहा ने अपनी सहेलियों को बता दिया कि सांवरी रात में मिली, वो भी बेहोशी की हालत में। ऐसे ही उड़ते उड़ते ये खबर अमित की माँ को जैसे ही ये सब पता चला तो वो अमित को ले सीधे उसी अस्पताल में पहुंच गई। वो अस्पताल में सीधे मेरे पिताजी के पास पहुंची। क्या बात है शर्मा जी, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, हमसे इतना सब हो गया, कुछ भी पता नहीं चलने दिया हमें। अमित बोला, लड़कियों को घर में ही रखना चाहिए। लो अब हो गई मुसीबत। मेरा परिवार वैसे ही बहुत दुखी था, उस पर इन लोगों की जहरीली बातें। पिताजी बोले, ऐसा कुछ नहीं, वो कॉलेज के वॉशरूम में इतने में ही अमित की माँ बीच में ही बात काटते हुए बोली, बस बस, ये गंदगी मुझे नहीं सुनना। मेरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये इन मेरे पिताजी, माँ, दीदी सब उनकी बातें सुने जा रहे थे। उन्हें ना तो कुछ सुनना था, ना ही वो किसी और को बोलने का मौका दे रहे थे। तरुण, अंकुश और प्रिंसिपल सर अस्पताल के बाहर इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। अमित की माँ का बोलना चालू था। अमित भी अपनी माँ के पक्ष में था। पिताजी दोबारा बोले, समदन जी पूरी बात तो सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है, अधूरी बात पता है। वो दोबारा तेज आवाज में बोली, मत बोलिए समदन, मुझे अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपके परिवार से। अरे मैंने क्या गलत सुना है? क्या आपकी बेटी घर से गायब नहीं थी? क्या वो रात बेहोशी की हालत में नहीं मिली? बताइए आपने क्या सोचा? आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। ऐसा सोचती है ना जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है आपकी बेटी। इतना सुन माँ और पिताजी रोने लगे। दीदी का अब सब्र का बांध टूट गया। दीदी गुस्से में बोली, चुप रहिए, अब एक शब्द नहीं बोलना मेरी बहन के खिलाफ। नहीं सुनेंगे। आपसे रिश्ता की सोचना हमारी भूल थी। रिश्ता तो वो होता है जो मुसीबत में साथ दे, आपकी तरह नहीं। जहर उगलने लगे आप जैसे गिरे हुए लोगों से रिश्ता रखना भी कौन चाहता है? मेरी बहन को कॉलेज में उसके साथ की सहेलियों ने मजाक में वॉशरूम में बंद करके भूल गई, इसलिए उसकी ये हालत हुई है। और आप लोग ऐसे में साथ देने की बजाय इतने गंदे इल्जाम लगा रही थी। अमित भड़क पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी से ऐसी बात करने की? दीदी गुस्से में बोली, आंखों में माँ की पट्टी बांध रखी है, सही क्या है गलत क्या दिखता नहीं आपको? दीदी ने अपने हाथ में अंगूठी निकाल अमित के हाथ में देते हुए बोली, अरे आप क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? अब खुद ये रिश्ता खत्म करते हैं, हमें नहीं रखना आप जैसे लोगों से रिश्ता। अमित गुस्से में बोला, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। मैं भी देखता हूँ कौन करता है तुमसे शादी। दोनों माँ बेटे जाने लगे। दीदी ने फिर आवाज लगाई, अमित अमित। अमित पीछे मुड़ा और बोला, अब माफी वाफी मत मांगना, अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी ने उसका हाथ पकड़ा और पहनाई हुई अंगूठी निकली और बोली, ये उसके लिए है जो इंसान हो और उसके काबिल हो। अमित और उसकी माँ मुंह बनाते हुए चले गए। अंकुश, तरुण भी अस्पताल के अंदर ही आ रहे थे। माँ बोल रही थी, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर को। पिताजी भी सर पे हाथ रखे बोल रहे थे, जिस लड़की की सगाई टूट गई हो उसे शादी कौन करेगा? मैं ये सब कैसे संभालूंगा? दीदी बोली, पिताजी सब ठीक हो जाएगा, बुरा समय है बीत जाएगा। ये सब तरुण और अंकुश सुन रहे थे। फिर तरुण बोला, भैया मैं अभी आता हूँ। अंकुश पिताजी के पास गए और बोले, आप परेशान मत होइए, पीहू के लिए रिश्ते चल के आएंगे। वो ही है इतनी सुंदर और गुणवान है। पीहू अपनी पढ़ाई कर आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, रिश्ते खुद चल के आएंगे। बस आप अपनी बेटियों को सफल बनाइए। तरुण थोड़ी देर में सबके लिए चाय ले आया। अंकुश के कहने से सबने चाय ले ली। दीदी बोली, आप दोनों भी घर चले जाएं, पूरी रात मेरी वजह से परेशान थे, आपको ऑफिस भी जाना है। अंकुश ने भी कहा, आज बहुत जरूरी मीटिंग भी तो है। तरुण यही रहेगा, आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तरुण अस्पताल में रखे कृष्णा भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था, आपने मेरे माँ पिताजी को अपने पास बुला लिया। मैंने कभी शिकायत नहीं की, ना कुछ मांगा, पर सांवरी को जल्दी ठीक कर दो भगवान, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दीदी ने डॉक्टर से पूछा, सांवरी को कब तक होश आएगा? उन्होंने बोला, अभी 3 या 4 घंटे
और लगेंगे। सुबह के 7 बज गए थे तब दीदी ने बोला, माँ पिताजी आप दोनों घर जाइए, मैं यहीं हूँ। आप सावरी के कपड़े और कुछ खाने के लिए भी ले आना। वो लोग चले गए। दीदी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। तरुण भी अंदर आया और बोला, पीहू दीदी मुझे माफ़ कर दो। दीदी बोली, अपने भाई से कुछ सीखो। नर्स अंदर आती है और कुछ इंजेक्शन और दवाई लाने को बोला। तरुण बोला, मैं लाता हूँ। दीदी ने मना किया, नहीं तुम्हारे पैर में चोट लगी है, रहने दो। दीदी सब लेने चली गई। तरुण मेरे बेड के पास बैठा था, मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा था, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। मेरे मुंह से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, खोलो दरवाज़ा खोलो। तरुण घबरा गया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नर्स से बोला, इनका बीपी चेक करो। सावरे सावरे डॉक्टर ने आवाज़ दी। सावरी ने आंखें खोली और घबराई नज़रों से बोली, मैं कहाँ हूँ, मैं तो कॉलेज में थी। तरुण को देख वो सहम गई। तुम क्या करने वाले हो? दीदी अंदर आई और मुझे देख गले लगा लिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीदी ने चुप कराया। इंस्पेक्टर आते हैं। सावरी, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। मैंने दीदी की तरफ देखा। दीदी ना मैं सर हिलाया। दीदी ने बोला, जी हम अपना केस वापस लेते हैं, हमें हमारी बहन मिल गई, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। मैं भी दीदी की बात से सहमत थी। इंस्पेक्टर ने बोला, फिर इन पेपर पर साइन कर दीजिए और सावरी से भी करा दीजिए। मैंने साइन करे। दीदी मेरे कमरे से बाहर बाकी की फॉर्मेलिटीज करने लग गई थी। तरुण था बस मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़े बोल रहा था, मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं, फिर भी हो सके तो माफ़ कर देना। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका देना। मैं दिल से पछता रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ मुँह करके कुछ नहीं बोली। साहिल सर आते हैं, बोलते हैं, सावरी अब कैसी हो? मैंने बोला, सर आप? मैं ठीक हूँ। तरुण भी वही बैठा था। साहिल बोला, मुझे जान का दुख हुआ, पीयू की सगाई टूट गई। मैंने आश्चर्य से बोला, क्या? ये कब हुआ? दीदी कमरे में आती है। तरुण, आपके भाई ने सारा अस्पताल और दवाई के बिल दे दिए। इतना सब नहीं करना चाहिए था उन्हें। दीदी ने साहिल को देख बोली, आप यहाँ? वो बोल, हाँ अमित से आपका रिश्ता टूटने का पता चला। मुझे ये सुन बहुत खुशी थी। साहिल ने बताया, वैसे भी उनका परिवार सही नहीं है, पीयू खुश नहीं रहती वहाँ। मैंने दीदी से पूछा, घर कब आएंगी? दीदी ने बोला, बस आज शाम को। माँ पिताजी आए, मैं अब ठीक थी, ये देख खुश थे। वो सबके लिए खाना लाए। माँ ने तरुण को भी खाना देते हुए बोली, हमारे साथ खा लो। उसने मना कर दिया। माँ ने बोला, बेटा मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया। माँ हूँ। तरुण बोला, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, मैं समझ सकता हूँ। ये सुन माँ का दिल पसीज गया। पिताजी और दीदी ने भी तरुण के खाने को बोला। तरुण बोला, ठीक है, हाथ धो के आता हूँ। माँ ने बोला, आज मेरे हाथ से ही खा लो। माँ ने उसे अपने हाथों से खिलाया। तरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ के जाने के बाद खाना खाते हुए अपनी माँ का एहसास पहली बार हुआ। तरुण माँ को अपनी भरी आंखों से देखे जा रहा था। उसमें अपनी माँ की झलक दिख रही थी उसे। माँ ने बोला, बेटा आज के बाद ये मत सोचना कि तुम्हारी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ ही समझना और माँ ही बोलना। माँ ने तरुण के माथे को चूमते हुए बोली। शाम हुई, अंकुश आए। हम सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। दीदी उन्हें देखकर बोली, आपने अस्पताल और दवाइयों का सारा बिल खुद दे दिया, ये आपने ठीक नहीं किया अंकुश। अंकुश बोले, ये मेरा फर्ज था। मेरे भाई की वजह से आप लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैंने उस दिन अंकुश को पहली बार देखा था। वो अपने भाई से बहुत अलग समझदार थे। उन्होंने मेरे से पूछा, कैसी हो सावरी? मैं पहले भी आपसे मिलना चाहता था, पर मुझे नहीं पता हम इन परिस्थितियों में मिलेंगे। पर आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी थी? मैंने बताया, मुझे वॉशरूम में घुटन हो रही थी तो मैंने दरवाजे पर लॉक तोड़ने की कोशिश की, जिसके कारण चोट लग गई थी। अब मैं ठीक हूँ, घाव भी जल्दी भर जाएंगे। आपसे मिल के अच्छा लगा। हम सब निकल रहे। पिताजी बोले, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। तभी अंकुश ने बोला, नहीं आप लोग
को मैं अपनी कार से छोड़ दूंगा, प्लीज मना मत करना। तरुण सामान कार में रख दो। तरुण जो 1 मिनट चुप नहीं रहता था, आज जैसे मुंह पर ताला लग गया, कुछ नहीं बोल रहा था। कहते हैं जिसे डांट और गुस्सा सुधार नहीं सकता, उसे प्यार चार देता है। उसने अपनों का ही प्यार बहुत समय बाद महसूस किया। इतना सब होने पर भी मेरे परिवार वालों ने उसे बहुत प्यार दिया था। हम घर पहुंचे। माँ पिताजी ने तरुण अंकुश को घर के अंदर आने को बोला। दीदी चाय लेकर आई। सब साथ में बैठे चाय पी रहे थे। अंकुश ने बोला, पिताजी सॉरी सॉरी। अंकल जी। पिताजी बात को बीच से ही काटते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे पिताजी बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने फिर बोला, पिताजी आपसे एक विनती थी। पिताजी बोले, हाँ बोले। आप अब पीहू के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे जब तक कि वो अपना फाइनल एग्जाम ना दे और जॉब ना करने लगे। पिताजी बोले, जॉब पर? अंकुश दोबारा बोले, वो मेरी कंपनी में कर लेगी जहाँ मैं भी हूँगा। कुछ बुरा नहीं होगा इनके साथ। जरा सोचिए पिताजी, वो लड़का जिसे पीहू की सगाई हुई थी आपके बुरे समय में रिश्ता तोड़कर चला गया। भगवान ने करे पीहू की शादी के बाद अगर ऐसा होता तो? पिताजी बोले, बात तो बेटा ठीक कह रही हो। कितना सोच के विचार और जांच के वो लड़का चुना जो ऐसा निकला। आगे मैं जिसे देखूंगा उसका भी क्या भरोसा कैसा होगा। पिताजी बोले, पर शादी में देर की तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो अंकुश, आप ही कोई रिश्ता बताना पीहू के लिए। अंकुश बोले, जी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो पीहू कर सकती है ना जॉब? पिताजी चाय की चुस्कियां लेते हुए थोड़ा सोच के बोले, अब कंपनी आपकी है तो मुझे कोई। सबके चेहरे पे खुशी छा गई। ऐतराई नहीं। मैं तरुण की तरफ देख मन ही मन बोल रही थी, वैसे मिस्टर एटीट्यूड ने बुरा तो बहुत किया, पर इसकी वजह दीदी की परेशानी खत्म हो गई। तरुण अंकुश जाने लगे। हम सब कार तक साथ उन्हें छोड़ने आए। दोनों ने माँ और पिताजी के पैर छुए। माँ उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, आते रहना बेटा, अब मेरे 2 बेटियों के साथ 2 बेटे भी हैं। अंकुश दीदी के पास आते हैं तो दीदी धीरे से बोलती है, थैंक यू सो मच। अंकुश बोले, कॉफ़ी अभी पेंडिंग है आपकी। दोनों में मुस्कान छिड़ जाती है। तरुण बस मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। फोन बज। यह कहानी अब आगे क्या मोड़ लेगी, यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।